हेलो फ्रेंड्स, लेक्चरर उत्तराखंड 2025 की भर्ती का विज्ञापन आ चुका है। समय बहुत थोड़ा है और मैं फिज़िक्स का पेपर सॉल्व कराने के लिए आपकी मदद के लिए धीरज नौडियाल पिछले 30 सालों से फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ, आपकी मदद कर सकता हूँ। तो हमारे पास जो सिलेबस है वो 2 पेपर्स में है। पहले पेपर में 11 चैप्टर्स हैं और दूसरे पेपर में भी 11 चैप्टर्स हैं। दोनों पेपर का वेटेज है 150, क्वेश्चंस भी 150 होंगे। लेकिन इसमें यह बात ध्यान देने योग्य है कि नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी अगर हम अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके, पहले सिलेबस, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स, ताकि आप कंफर्टेबल हों और अपनी प्रॉब्लम्स हम तक शेयर करें ताकि हम आपके काम आ सकें, आपको एग्ज़ाम पास करवा सकें, कंपटीशन पास करवा सकें। तो सिलेबस का स्टार्ट करते हैं। पहली यूनिट है काइनेमेटिक्स और इसमें हमारे पास है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ है? हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिना लोकेशन के नहीं बता सकते। हमें बताना पड़ेगा हम कहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, एक्स वाई जेड, आर थीटा फाई। तो वहाँ पर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जिक्र हम करेंगे। फिर 1 डायमेंशनल मोशन है, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगी, उनको हम डिस्कस करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि हम उनका यूज कैसे कर सकते हैं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, ये जो वर्ड है यूनिफॉर्म, इससे हम बहुत अच्छे तरह से परिचित हैं। एक जैसा, तो जब एक जैसी कोई चीज़ होती है, हमने कहा स्पीड एक जैसी है, वेलोसिटी एक जैसी है, एक्सीलरेशन एक जैसा है, तो यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट, एक जैसा, जिसका मान नहीं बदलेगा, जिसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। और नॉन यूनिफॉर्म मीन्स जिसकी वैल्यू बदलती रहेगी समय के साथ साथ। तो 2 तरह की हम यहाँ पर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करेंगे। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है और एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, या तो वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, और या फिर उसकी डायरेक्शन बदल रही है जो बॉडी मूव कर रही है। फिर हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताएगा। पोजीशन टाइम ग्राफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रही है, वो यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। इसको देखने के लिए आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ है। अगर इसका स्लोप निकालेंगे, यही हमें स्पीड देगा और वेलोसिटी भी देगा। रिलेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यहां पर 3 इक्वेशंस हमने पहले पढ़ी हुई हैं और हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे। और रिवाइज ये करेंगे कि क्या क्या होती हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 बेसिक इक्वेशंस हैं, इनका हम यूज करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद, t सेकंड के बाद, और a एक्सेलरेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और वेलोसिटी में हम चेंज कर सकते हैं।
नेक्स्ट, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे फिजिक्स में जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, 22 चैप्टर्स, उन सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। क्योंकि जो हम स्लोप की अभी बात कर रहे थे, किसी भी ग्राफ के स्लोप की बात कर रहे थे, वो स्लोप हमें डिफरेंशिएशन देगा और एरिया हमें जो है वो इंटीग्रेशन देगा। किसी भी ग्राफ के दो इंपॉर्टेंट पहलू हैं, हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप हमें क्या बताएगा, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताएगा, और एरिया हमें किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताएगा। तो ग्राफ का नॉलेज है तो आधे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। तो ये हम जो डिफरेंशिएशन है ये स्लोप को तय करता है कि स्लोप क्या होगा किसी ग्राफ का। डिफरेंशिएशन की वैल्यू ज़्यादा है तो स्लोप ज़्यादा होगा, कम है तो कम होगा। और दूसरा, ये यहाँ पर टेंजेंट की वैल्यू देगा, कहाँ पर टेंजेंट है ग्राफ में उसके बारे में बताएगा। और इंटीग्रेशन से हम एरिया की बात करेंगे, यानी एरिया डिस्टेंस से ट्रेवल्ड, जैसे हमको निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, ऐसे ही आपके पास वर्क इनटू टाइम, वर्क निकालना है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से, तब भी आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमको अलग से लेना पड़ेगा। और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास, कुछ फंक्शंस हैं जिनके इंटीग्रेशंस और डिफरेंशिएशन हमें लर्न करने पड़ेंगे अच्छी तरह से। एक तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन और एक x टू द पावर n का इंटीग्रेशन अच्छी तरह से समझना होगा। इन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो डिफरेंशिएशन में क्या होगा, ये जो n पावर है ये आगे आ जाएगी n, x टू द पावर एक पावर कम हो जाएगी n-1। फॉर एग्जाम्पल x टू द पावर 3 है तो ये हो जाएगा 3 पावर आगे आ गई और एक कम हो गया x में पावर, यानी 2 हो गई। इजीली हम निकाल सकते हैं। ऐसे इंटीग्रेशन में इंक्रीज कर जाएगी। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 3 पावर का इंटीग्रेशन करते हैं x टू द पावर 3 का, तो यहाँ पर हमारे पास एक पावर बढ़ने वाली है, तो x टू द पावर 3 प्लस 1 यानी 4 अपॉन 4 प्लस c। ये कांस्टेंट क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर हम कहें कि 5 ऐड करिए तो ये एक हमारा जो वाक्य है ये इनकम्प्लीट है। 5 ऐड करिए, किस में 5 ऐड करिए, यानी कोई ना कोई बेस आपको देना पड़ेगा, तो हम c में ऐड कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन मीन्स ऐड करना, एरिया ये आपके पास है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। कुछ क्वांटिटीज हमेशा स्केलर नेचर की होती हैं, कुछ वेक्टर नेचर की होती हैं। कुछ स्केलर को हम वेक्टर बनाते हैं बाय डेफिनेशन, कुछ वेक्टर को हम स्केलर बनाते हैं बाय डेफिनेशन। वो हम देखेंगे कि डेफिनेशन से वेक्टर स्केलर कैसे हो जाएगा, स्केलर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट 1 डायमेंशन में लगाएंगे तो वेलोसिटी विल बिहेव एज स्केलर, दैट इज स्पीड, स्पीड की तरह काम करेगा। ऐसे डिस्प्लेसमेंट को अगर हम 1 डायमेंशन में यूज करेंगे तो वो स्केलर की तरह काम करेगा, डिस्टेंस की तरह काम करेगा। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो हमें पोजीशन बताना पड़ेगा, पार्टिकल कहाँ से मोशन स्टार्ट किया और किस t सेकेंड में कहाँ तक गया, हर इंस्टेंट में कहाँ पर है उसकी पोजीशन, ये तय करेगा हमारा पोजीशन वेक्टर। और जर्नल वेक्टर्स एंड नोटेशन, तो यहाँ पर हम इनके एडिशन की बात करेंगे, वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। 2 तरह की मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर्स के, एक डॉट प्रोडक्ट है यानी स्केलर प्रोडक्ट है और एक वेक्टर प्रोडक्ट है। वेक्टर्स स्केलर से बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि वेक्टर्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के स्केलर वाले रूल फॉलो नहीं करता है। स्केलर क्या रूल फॉलो करता है? एल्जेब्रिक एडिशन, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन के रूल स्केलर फॉलो करता है, लेकिन वेक्टर फॉलो नहीं करते। तो इसलिए वेक्टर के लिए एडिशन के और मल्टीप्लिकेशन के डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किए जाते हैं और उनको अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की हम बात करेंगे। फिर इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, 2 वेक्टर इक्वल कब होंगे उसके बारे में बात करेंगे। 2 वेक्टर इक्वल कब होंगे, कैसे होंगे,
उनका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, उनकी डायरेक्शन एक होनी चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी, जब हम वेक्टर की बात करेंगे तो हम रिलेटिव वेलोसिटी एक के सापेक्ष दूसरा, रिलेटिव मीन सापेक्ष, सापेक्ष सापेक्ष वेग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हम रेन आ रही है, वर्षा आ रही है, तिरछी आ रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं तो छाता किस दिशा में लेना होगा ताकि हम भीगे ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। या दो नाव हैं या दो बसें चल रही हैं, उनके बीच में एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी, दूसरे के रिस्पेक्ट में पहले की वेलोसिटी कितनी होगी, क्या डिस्टेंस होगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी। ऐसे यूनिट वेक्टर है, यानी ये डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन होगा इसमें, तो किस डायरेक्शन में ये लग रहा है कितना होगा। यानी वेक्टर में दो चीज़ें हैं, एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। यानी डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर, तो हम 5 को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर हमारे पास होगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एडिशन का ठीक उल्टा, दो वेक्टर्स को ऐड करके हम एक वेक्टर बनाते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करके एक वेक्टर बनाते हैं, आर वेक्टर ए प्लस बी। लेकिन हम इसका ठीक उल्टा प्रोसीजर करें, हम आर को ए और बी में तोड़ दें, दो कंपोनेंट में तोड़ दें, दो पार्ट में तोड़ दें। अब वो पार्ट रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, वो पार्ट इंक्लाइंड भी हो सकते हैं, यानी किसी एंगल पर भी हो सकते हैं। तो हम रिजोल्यूशन वेक्टर में एडिशन का ठीक उल्टा काम करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वेक्टर्स के एडिशन को डील करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम रिजॉल्व करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में और फिर हमको इजीली रिजल्ट मिल जाता है। वेक्टर इन अ प्लेन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर मोशन इन ए प्लेन। अब मोशन इन ए प्लेन में हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन होगा। ये ब्लैक बोर्ड एक प्लेन है, फ्लोर एक प्लेन है, हम चरखी में बैठते हैं और वो घूमती है चरखी, तो चरखी का जो है वो मोशन एक प्लेन में हो रहा है, यानी सर्कुलर मोशन है। ऐसे ही आप किसी स्टोन को थ्रो करते हैं किसी बिल्डिंग से, हाइट से, तो ये इसका मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल है, आगे भी जा रहा है और वर्टिकली डाउनवर्ड भी जा रहा है, यानी 2 डायमेंशनल मोशन है, 2D मोशन है, तो इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कवर करने वाले हैं मोशन इन ए प्लेन में। केसेज ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का मैंने आपको जिक्र किया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जिक्र किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा एफर्ट की ज़रूरत है और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट यूनिट आती है, पहली यूनिट आपकी वो काइनेमैटिक्स खत्म हो गई। यानी काइनेमैटिक्स में हम रिलेशन की बात करते हैं, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, इन सब के रिलेशन की बात करते हैं, उनके ग्राफ की बात करते हैं, मोशन क्या होगा, किस स्टैंड पर, किस क्षण पर कैसा होगा, हम उसकी बात करते हैं। सेकेंड यूनिट में हम लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं, यानी लॉज ऑफ मोशन में हम मोशन क्यों हुआ ऐसा, कॉज की बात करते हैं। यहाँ पर कॉज की बात होगी, कॉज, कारण, क्या कारण था इस मोशन का। तो कारण क्या था आपको मालूम है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम जब उसको धक्का देंगे, पुल करेंगे या पुश करेंगे, धक्का देंगे या पुल करेंगे, तभी वो अपनी प्लेस से चेंज करेगी, पोजीशन चेंज करेगी, यानी कॉज ऑफ मोशन, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। तो यहाँ फोर्स को समझने की कोशिश करेंगे कि फोर्स क्या कर सकता है, क्या इफेक्ट होता है फोर्स का डिफरेंट सिचुएशन में, और हम नेट फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करेंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। देखिए मैकेनिकल जो फोर्सेज होंगे वो तो कॉन्टैक्ट होंगे, मैंने किसी टेबल को खिसका दिया, चेयर को खिसका दिया, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, मेरे हाथ का टेबल के साथ कॉन्टैक्ट है। लेकिन अगर मैं एक मैग्नेट दूर रखा हुआ है, दूसरे मैग्नेट से उसको रिपेल करके मूव करवा रहा हूँ या अट्रैक्ट करके मूव करवा रहा हूँ, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज है, तो इनका मोशन भी हमको पढ़ना पड़ेगा। यानी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेज कब बैलेंस होंगे, कब बैलेंस होंगे, किन कंडीशन में होंगे, और दूसरा किस तरह का फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है और या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, और उनका रिजल्टेंट क्या है,
यानी अनबैलेंस फोर्स बन रहा है या जीरो रिजल्टेंट आ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इनर्शिया है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जो बाय बर्थ आती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं, बाय बर्थ। तो किसी भी मास में, अब मास किस में होगा? जो जगह घेरेगा, ऑक्यूपाई करेगा, प्लेस ऑक्यूपाई करेगा, उसमें मास होगा ही होगा, और मास होगा तो इनर्शिया होगा। मीन्स इनर्शिया का मतलब एक ऐसी टेंडेंसी आएगी कि वो बॉडी अपने आप मोशन स्टार्ट नहीं कर सकती, अपने आप अपना मोशन चेंज नहीं कर सकती, यानी ना डायरेक्शन चेंज कर सकती है अपने आप, यानी बाहर से हमें फोर्स लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसी पे बेस्ड है, इनर्शिया पे बेस्ड है। और फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लॉ ऑफ फोर्स भी है, ये लॉ ऑफ फोर्स भी है। तो इसमें अनबैलेंस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की आप बात करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की बात करते हैं यहाँ पर। ये अनबैलेंस फोर्स है, बैलेंस फोर्स नहीं है, अनबैलेंस फोर्स है, सिंगल फोर्स भी नहीं है, बहुत सारे फोर्स का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर हम ये गलती करते हैं कि ये हम इसको सिंगल फोर्स मान बैठते हैं। हो सकता है कभी सिंगल फोर्स हो किसी क्वेश्चन में, लेकिन ये दो या दो से अधिक फोर्सेस का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और उनका रिजल्टेंट क्या होगा? एक सिंगल फोर्स होगा। वो बॉडी के मास के बराबर, प्रोडक्ट के मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ऐसे इंपल्स की हम बात करेंगे फिर। इंपल्स की बात करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, फोर्स मेजरमेंट आसान नहीं होता है। घटनाएं जो है वो बहुत थोड़ी देर के लिए घटती है, यानी एक माइक्रो सेकंड के लिए, एक नैनो सेकंड के लिए, यानी 10⁻³ सेकंड, 10⁻⁻6 सेकंड, 10⁻⁻9 सेकंड, इतनी देर के लिए घटती है। बम ब्लास्ट होता है, चट्टानें टूटती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्सप्लोड होता है, एक्सप्लोजन होता है, तो उसका टाइम बहुत कम होता है। तो कितना फोर्स हुआ, कितना इम्पैक्ट था, उसको निकालने के लिए ये इम्पल्स एक बहुत महत्वपूर्ण क्वांटिटी है, एक राशि है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन रिएक्शन का लॉ है, ये भी हम जानते हैं, लेकिन इसको कैसे अप्लाई करना है और कैसे इसको कंजर्वेशन प्रिंसिपल में आगे यूज करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स एप्लीकेशन बहुत वाइड है। इसमें हम तरह तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर बात आती है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहेगा कि बॉडी अपने आप चेंज नहीं कर सकती, अगर कोई मोशन में है तो चलती रहेगी। हमने एक बॉल फेंकी ग्राउंड में तो उसको चलते रहना चाहिए था, लेकिन थोड़ी देर बाद रुक जाती है। हमारा एक कॉमन एक्सपीरियंस है। क्यों रुकती है? क्योंकि बॉल की सरफेस और ग्राउंड के बीच में एक फोर्स लगता है जो उसके मोशन को डी एक्सेलरेट करता है, यानी उसकी वेलोसिटी को धीरे 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 कम करता रहता है। तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे फिर, कि फ्रिक्शन के जो लॉ हैं वो किन किन बातों पर डिपेंड करते हैं। फिर रोलिंग फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो इसको कैसे हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, तो इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डायनामिक्स का मतलब कॉज, कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन, यानी सर्कुलर मोशन का कारण क्या है। बॉडी या बॉडी को अगर हमको घुमाना है एक सर्किल में मूव करवाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कितना फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। बात है फोर्स की। डायनेमिक्स, कॉज ऑफ मोशन क्या है? ये तो फोर्स है, तो फोर्स लगाना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट्स एग्जाम्पल, तो वही सर्कुलर मोशन में जो फोर्स लगेगा उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसका ठीक अपोजिट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो आप वो चर्निंग करते हैं, मथते हैं और मक्खन निकालते हैं। कोई मशीन होती है, ड्रम होती है, उसमें रोटेट होकर के कोई चीज़, मक्खन निकलता है, घी निकलता है, तो वो सब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही होता है। अगली यूनिट हमारे पास है, ये भी बहुत सरल यूनिट है, इजी है, हम आराम से इसमें काम कर सकते हैं, क्वेश्चंस इजी होंगे। वर्क है,
मैकेनिकल वर्क की बात करेंगे हम, थिंकिंग वाली बात नहीं करेंगे। ऐसा वर्क जो इसमें फोर्स लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, उसकी बात करेंगे। फिर काइनेटिक एनर्जी है, बॉडी में एक एबिलिटी आ जाती है काम करने की। एनर्जी का मतलब एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की योग्यता। अगर मुझ में एनर्जी है तभी मैं काम कर पाऊंगा, अगर एनर्जी नहीं है तो काम नहीं कर पाऊंगा। तो काइनेटिक यानी मोशन के कारण एनर्जी। नेक्स्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट एक ही होगी, जूल। दोनों की यूनिट अर्ग होगी, जूल होगी। अर्ग सीजीएस में, एसआई सिस्टम में जूल। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, हम काम करेंगे किसी में, किसी बॉडी में, तो उसकी एनर्जी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी काम करने पर। और अगर बॉडी काम कर रही है, एनर्जी खर्च कर रही है अपनी, खुद अपने एनर्जी के कॉस्ट पे कर रही है, तो उसकी एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पर जिक्र करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पावर की बात करेंगे हम। पावर का मतलब कितनी जल्दी कौन काम कर सकता है। काम दो पर्सन्स को हमने काम दिया, पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए ने वही काम 5 सेकंड में कर दिया और पर्सन बी ने वही काम 10 सेकंड में किया, तो कौन एफिशिएंट होगा, जिसने कम समय लगाया। तो हम यहाँ पर पावर का जिक्र उसमें करेंगे कि हम कहेंगे ए के पास ज़्यादा पावर है, उसी काम को कम समय में कर दिया। बी की पावर कम है, उसी काम को ज़्यादा समय में किया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, अब हम स्प्रिंग को खींचेंगे, वर्क करेंगे उस पर, तो क्या होगा, उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। फिर कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस हैं, ठीक है, जिसमें वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको यहाँ पर स्प्रिंग के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, या कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है या घूम रही है, तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे लगाएंगे, या कोई बॉडी फ्रीली फॉलिंग कर रही है अंडर ग्रेविटी, उसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे लगाएंगे। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है काइनेटिक और पोटेंशियल, ओनली पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी नहीं इसमें, और एनर्जी नहीं। मैकेनिकल का मतलब है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस, दोबारा लिख दिया यहाँ, नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस, यानी जो कॉन्जर्वेटिव नहीं है, ठीक है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते ये फोर्स, और ये पाथ पे डिपेंड करते हैं, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है, मैं इस पेन को सीधे ले जाऊं इस पोजीशन से, या इस पोजीशन से उसी पोजीशन में दूसरे रास्ते ले जाऊं, तो वर्क डन बराबर होगा, वर्क डन बराबर होगा। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स है मान लेते हैं, तो क्या होगा, अगर मैं ए स्ट्रेट पाथ से चलूंगा तो फ्रिक्शन कम होगा, और अगर लंबे पाथ से जाऊंगा नंबर 2 पाथ से, तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा। यानी जो बॉडी है उसको फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा मोशन में। उसके बाद है कोलिजन, यानी टक्कर आप जिसको बोलते हैं, प्रत्यास्थ इलास्टिक और अप्रत्यास्थ इन इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पर वही मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल लगेंगे। अगर दोनों फॉलो होते हैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम, तो वो इलास्टिक कोलिजन है। और अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, यानी उसका लॉस होता है कोलिजन में, यानी दोनों दो चीज़ की टक्कर में, तो हम कहेंगे इन इलास्टिक कोलिजन है। तो ये 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन दोनों में हम बात करेंगे। नेक्स्ट आता है क्लासिकल मैकेनिक्स। देखिए, हम जो मैकेनिक्स है वो 2-3 तरह की मैकेनिक्स पढ़ते हैं। एक क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, एक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, और एक हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं। तीनों में हमको डिफरेंस कर लेना पड़ेगा। क्लासिकल मीन्स जो बॉडी हमको दिखाई देती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, उसके बारे में क्लासिकल मैकेनिक्स। तो अभी हम जो 2 यूनिट थी, पिछली 2-3 यूनिट थी, उनमें हम XYZ में काम कर रहे थे।
या आर थीटा फाई में काम कर रहे थे। ये पोलर कोऑर्डिनेट हैं, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये दो एक है ना, ये एक्स वाई जेड ऐसा कोऑर्डिनेट है, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है, सिस्टम है एक्स वाई जेड, और आर थीटा फाई आपके पास ऐसा है, इस तरह का है, यानी ये दोनों तरफ घूमेगा, यानी एक एंगल ये होगा और एक एंगल इसके अराउंड होगा फाई, और ये आर डिस्टेंस हो गई, आर थीटा फाई, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हो गया आपको। तो ये आपके पास ये आप पढ़ रहे थे। लेकिन अब हम बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में जनरलाइज कोऑर्डिनेट की, और डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल आ जाता है उसमें। सबसे पहले क्या करते हैं हम, कोई डायनेमिक सिस्टम है, उस डायनेमिक सिस्टम को हम क्वेसी स्टैटिक यानी लगभग रुका हुआ, स्थिर, लगभग रुका हुआ, उसमें डिस्कस करते हैं। दूसरा सेंट्रल फोर्सेस, फोर्स मोशन, सेंट्रल फोर्स मीन्स 1/r² डिपेंडेंट होगी जिनमें, जैसे आपका ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, जैसे आपका दो चार्जेस के बीच में फोर्स हो गया, दो मैग्नेट के बीच में फोर्स हो गया, ये सारे सेंट्रल फोर्सेस हैं जिनकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी, यानी आर डायरेक्शन होगा, यानी आर वेक्टर की तरफ होगा डायरेक्शन, यानी ओरिजिन की तरफ होगा। कैपलर्स लॉज एंड इक्वेशंस, तो कैपलर्स के हम लॉज पढ़ते हैं प्लैनेटरी मोशंस के, और उनकी इक्वेशंस निकालेंगे। उन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी हमको अर्थ की किसी कक्षा में, किसी ऑर्बिट में कोई चीज़ भेजनी है, तो वो क्या करना पड़ेगा, कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा। तो ये एक ऑब्जेक्ट को, एक सैटेलाइट बनाने के लिए, अर्थ का सैटेलाइट बनाने के लिए, मून बनाने के लिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट मीन्स मून एक तरह से, आर्टिफिशियल मून, उसको बनाने के लिए हमें किस स्पीड से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ये हमें इसमें बात करेंगे। लैग्रांज एंड पॉइसंस ब्रैकेट, यानी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जनरलाइज। अब हम यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड आर थीटा फाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहे थे अभी तक, अब हम करेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की बात। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, और वो भी n डायमेंशन में, एक डायमेंशन में, यहाँ पर 3 डायमेंशन में था, एक्स वाई जेड आर थीटा फाई 3 डायमेंशन थी, या 2 डायमेंशन आपने प्लेन देखा था, एक्स वाई प्लेन, मोशन इन ए प्लेन, जैसे सर्कुलर मोशन की बात हमने की थी, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात की थी, तो 2 प्लेन में था वो, एक्स और वाई प्लेन में, यानी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन। अब हम बात कर रहे हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट में। यहाँ पर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कितनी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, यानी हम एक डायनेमिक सिचुएशन को दूसरे डायनेमिक सिचुएशन में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके बारे में आप बात करेंगे। और ऐसे यहाँ भी हैमिल्टोनियन जैकोबी इक्वेशन, एक्चुअली ये एनर्जी से रिलेटेड है, एनर्जी को जो हैमिल्टोनियन एनर्जी, लैग्रांजियन, हैमिल्टोनियन, ये सब एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनकी इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। और एक्शन एंगल वेरिएबल, हम इसके बारे में पूरा बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में, कि जो हमको स्थूल मैक्रो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा स्टैटिस्टिकल मेथड में हम बहुत सारे पार्टिकल के बारे में बात करेंगे, जैसे गैस मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हो गए, टेस्ट पार्टिकल्स हो गए, उनके बारे में बात हो गया, वो कैसा बिहेवियर करेंगे, तो हम वहाँ पर स्टडी। और क्वांटम मैकेनिक्स में जो, यानी हम जिनको लोकेट नहीं कर सकते, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जिनमें लगता है, मॉडर्न फिजिक्स की हम बात करेंगे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जिनमें लगेगा वो क्वांटम मैकेनिक्स में आएंगे, यानी हम जिनके लेबलिंग नहीं कर सकते, 2 इलेक्ट्रॉनों को हम ए बी लेबल नहीं कर सकते, या इलेक्ट्रॉन को हम लोकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगेगा। तो ये लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन, अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन एफ इक्वल टू ma था, अब वैसी नहीं होंगी, अब लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन फॉर्म में हम इक्वेशन ऑफ मोशन को जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में डिस्कस करेंगे। फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। अब लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि अगर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को शिफ्ट कर दिया किसी वेलोसिटी से, ये अब तो एक तो ऑब्जेक्ट मूव कर रही थी और एक फ्रेम भी मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, 2 बातें, फ्रेम भी मूव कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा, अब फ्रेम भी मूव कर रहा है,
पहले तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, फ्रेम रेस्ट पे था, तो हमने पहली 3 यूनिट में जिक्र किया। चौथी यूनिट में अब हम कह रहे हैं यहाँ पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, कि फ्रेम भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब फ्रेम कैसे मूव कर सकता है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर सकता है, बढ़ते और घटते हुए वेग से, और या रोटेट भी हो सकता है, ये अपनी जगह पर रोटेट भी कर सकता है। फिर एक्स वाई जेड कैसे बदलेंगे, यानी कोऑर्डिनेट कैसे बदलेंगे, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उन पे भी काम करेंगे। 3 रिजल्ट्स हैं, ठीक है, मास का है, लेंथ का है, टाइम का है, तो 3 रिजल्ट्स पे हम बात करेंगे। रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स एंड मास एनर्जी इक्विवेलेंस। अब यहां पर मास एनर्जी इक्विवेलेंस की हम बात कर रहे हैं। जब हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की बात करते हैं तो मास एनर्जी अलग अलग क्वांटिटी नहीं रह जाती। देखिए, जब तक हम पार्टिकल मोशन की बात कर रहे थे, रिजिड बॉडी मोशन की बात कर रहे थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, या वेलोसिटी बहुत कम थी, फ्रेम की वेलोसिटी बहुत कम थी, तो हम कह रहे थे कि मैकेनिक्स में मास और एनर्जी डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। लेकिन अगर किसी फ्रेम या किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट के कंपैरेबल हो जाए, स्पीड लाइट के कंपैरेबल हो जाए, ये ऑब्जेक्ट स्पीड या फ्रेम की स्पीड लाइट के स्पीड के कंपैरेबल हो जाए, तो वो मैकेनिक्स रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहलाएगी। तब मास एनर्जी एक क्वांटिटी बन जाएगी। फिर उसको कैसे डील करेंगे, कौन से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और इसी में जो है फिर आइंस्टाइन्स एनर्जी इक्वेशंस भी आएगी। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स है। नेक्स्ट यूनिट आती है 5th यूनिट, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। पीरियडिक मोशन की बात करते हैं। पीरियडिक मीन्स जो रिपीट होता है एक इंटरवल के बाद में, तो हम उसको मैथमेटिक्स में कैसे दिखाएंगे। माने कोई फंक्शन है एफ एक्स और ये टी सेकंड के बाद रिपीट हो रहा है और वैल्यू वही दे रहा है, तो हम कहेंगे ये पीरियोडिक मोशन की इक्वेशन है। टी सेकंड के बाद वही रिजल्ट फिर से आ रहा है, जैसे मून इज रिवॉल्विंग राउंड द अर्थ, मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों ओर, अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, तो रोटेशन का जो पीरियड है वो फिक्स है। अर्थ इज रिवॉल्विंग राउंड द सन, प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग राउंड द सन, प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं सन के चारों ओर, तो उनका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स है। 1 साल बाद ही अपनी जगह पर आएगी अर्थ, और 24 आवर में स्पिन होकर के वहीं पर पहुंच जाएगी, रात दिन होंगे। तो पीरियडिक मोशन की हम बात कर रहे हैं। ऐसी पेंडुलम घूमता है, पेंडुलम मोशन में होता है, तो एक फिक्स पीरियड के बाद वो अपनी जगह पर आ जाता है। तो पीरियडिक फंक्शंस की बात करेंगे, ये कैसे उसको प्रेजेंट करें। सिंपल हार्मोनिक मोशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा पूरे फिजिक्स में। बहुत इंपॉर्टेंट मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरी वोकल कॉर्ड क्या कर रही है, सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन कर रही है। आप किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, किसी तार को छेड़ते हैं, प्लग करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इसी तरह से जब हार्मोनिक वाइब्रेशंस होते हैं, साउंड या वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल हार्मोनिक। एंड इट्स इक्वेशन फेज इक्वेशन जनरेट करेंगे, उसके फेज के बारे में बात करेंगे। ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग, रिस्टोरिंग फोर्स एंड फोर्स कांस्टेंट। स्प्रिंग में क्या रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है, स्प्रिंग का कांस्टेंट, क्योंकि स्प्रिंग में अगर किसी मास को अटैच कर दें और उसको खींचकर छोड़ दें तो क्या होगा, वो अप एंड डाउन मोशन करने लगेगा या हॉरिजॉन्टल टेबल पे मोशन करने लगेगा, टेबल पे रखेंगे तो क्या फोर्स लगाएगा स्प्रिंग पर यूनिट फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी स्प्रिंग जो लेंथ है अपने यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगाएगी उसके बारे में बात करेंगे। तो फोर्स कांस्टेंट की बात करेंगे। एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, फिर से उनका जिक्र करेंगे और एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे। सिंपल पेंडुलम है, पेंडुलम का मतलब है, आपने पेंडुलम घड़ी देखी होंगी, तो पेंडुलम घड़ी ये होती है, या आप किसी चीज़ को लटका करके वो झूलता रहता है, झूला आप समझ लीजिए एक तरह से।
तो सिंपल पेंडुलम डेरिवेशन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड फ्री फोर्स डैम्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब है टू एंड फ्रो मोशन, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट इधर और उधर मोशन अगर पीरियोडिक हो और वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता हो तब हम उसको क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और हम ऑसिलेशंस में कहेंगे। फिर हम डैम्ड और रेजोनेंस की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेजोनेंस, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर वेव मोशन की बात करेंगे, मैंने कहा था आपको पीरियडिक मोशन, हार्मोनिक मोशन से वेव जनरेट होगी, मैकेनिकल वेव होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, यानी डिफरेंट टाइप की वेव जनरेट। फिर वेव कौन सी जनरेट होगी, लॉन्गिट्यूडनल भी है और ट्रांसवर्स भी है, दो तरह की वेव्स होती हैं, कैटेगराइज करेंगे उनको। स्पीड ऑफ वेव मोशन, फिर स्पीड निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिलेशन प्रोग्रेसिव वेव में वेव इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, यानी दो वेव साथ साथ चलेगी तो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में चलेंगी एक साथ या अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो क्या होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की हम बात करते हैं। इको, हम किसी रूम में अगर चिल्लाते हैं किसी हॉल में तो हमें दोबारा साउंड सुनाई देती है, तो रिफ्लेक्शन के कारण इको आता है। स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में सब जगह यूज होता है क्योंकि वहाँ स्टैंडिंग वेव बनती हैं और उस कारण से डिफरेंट नोट्स निकलते हैं और उन्हीं नोट्स को आप सारे गामा पा धा नी सा यानी डिफरेंट ऑक्टेव में आप उसको यूज करते हैं, तार सप्तक भी यूज करते हैं, शास्त्रीय गायन के लिए भी यूज करते हैं। तो वो कैसे बनती है वेव्स, उसके बारे में। ऑर्गन पाइप है, यानी जो मुंह से बजाए जाते हैं, जैसे बांसुरी हो गई या कोई पाइप हो गया, हम उसकी बात करेंगे यहाँ पर। फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स, यानी उसका जो हम बांसुरी बनाएंगे उसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और बाकी आगे की जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो किसके मल्टीपल में होंगी, डबल होंगी, ट्रिपल होंगी, कितनी फ्रीक्वेंसी उस बांसुरी के अंदर आ सकती है, उस पाइप के अंदर आ सकती है, ड्रम के अंदर आ सकती है, ये हम यहाँ जिक्र करेंगे। तो बीट फॉर्मेशन है, फिर इसके बाद डॉपलर इफेक्ट की बात करेंगे, यानी अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएं तो कोई ट्रेन आ जाए तो ट्रेन की साउंड हमको बढ़ती हुई लगती है या दूर जाते हुए उसकी साउंड आपको कम लगती है, कम होती हुई लगती है, तो हम उसके बारे में यहाँ पर जिक्र करेंगे। अगला यूनिट हमारा ग्रेविटेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और इजी यूनिट है। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्लासिकल मैकेनिक्स में भी है और यहाँ पर भी फिर प्लैनेटरी मोशंस के हम यहाँ पर कुछ लॉज पढ़ेंगे, 3 लॉ पढ़ेंगे यहाँ पर, उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, यानी दो मास के बीच में लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, कैसे लगता है उसके बारे में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन विद एल्टीट्यूड, यानी हाइट अबव द ग्राउंड। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट अबव द ग्राउंड, हाइट अबव अर्थ सरफेस। एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, एल्टीट्यूड के साथ कैसे वेरी करेगा, एल्टीट्यूड के साथ यानी कैसे वेरी करेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है ये, ए इज इक्वल टू जी, ग्रेविटी के कारण बॉडी एक्सेलरेट होती है नीचे को, यानी उस जैसे जैसे हम यहाँ से ड्रॉप कर दूंगा इस पेन को तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी डाउनवर्ड, ऊपर फेंकूंगा तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों, अट्रैक्शन नीचे को लग रहा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम उसके बारे में बात यहाँ पर करेंगे। और डेप्थ के साथ यानी अर्थ के अंदर जाने पर कैसी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंजेस आएंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमारी एनर्जी कितनी है, हमारे अंदर कितनी एनर्जी है, स्टैटिक एनर्जी पोजीशन के कारण। अगर मैं इसके ऊपर वाली छत पे चले जाऊं तो मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी हाइट mgh से बढ़ जाएगी, तो हम उसकी बात करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी m मास की होगी और पोटेंशियल क्या होगा, यूनिट मास का होगा। एस्केप वेलोसिटी, यानी अगर अर्थ के फील्ड से हमको किसी चीज़ को बाहर फेंकना है, ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है, तो क्या होगा, हम किस वेलोसिटी से उसे फेंकें, यहाँ से प्रोजेक्ट करें कि वो कभी भी अर्थ पर लौट कर वापस ना आए। ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी
अभी हम सैटेलाइट का जिक्र कर रहे थे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनने के लिए क्या वेलोसिटी होगी उसका एक्सप्रेशन यहाँ पर निकालेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे ऑफ ए सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी जो आप ये कम्युनिकेशन देख पा रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं, मोबाइल नेटवर्किंग है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर से जो भी आप काम कर पा रहे हैं, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के कारण कर पा रहे हैं। यानी एक अर्थ स्टेशन के ऊपर हमेशा सैटेलाइट वहीं पर स्थिर, अर्थ स्टेशन के रिस्पेक्ट में स्टैटिक रहेगा, यानी वो स्थिर रहेगा। तो ऐसे हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। उसकी हाइट निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकलेगा। अगली जो चैप्टर है, 7th चैप्टर है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी चार्ज एट रेस्ट की बात हम कर रहे हैं। जब चार्ज रेस्ट पे है यानी मोशन में नहीं कर रहा है, तब क्या क्या होगा, क्या क्या करेगा वो, क्या क्या कर सकता है और क्या उसके साथ हो सकता है चार्ज के साथ। इलेक्ट्रिक चार्जेस, क्या होता है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो चार्ज आ जाता है, जहाँ कमी हो जाती है वहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, जहाँ ज़्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन वहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाता है। कूलम्स लॉ की हम बात करेंगे। अब ये कूलम्स लॉ जो चार्जेस की जो लगता है, ये सेंट्रल फोर्स है, आगे इसको जोड़ेंगे, सेंट्रल फोर्स होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, यानी ये चार्ज रखा है मैंने, कहाँ तक फोर्स लगा सकता है, कितनी रेंज तक फोर्स लगा सकता है, कितने स्पेस में फोर्स लगा सकता है, वो उसका फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाइपोल, डाइपोल मीन्स दो चार्ज अगर हैं, अपोजिट हैं, इक्वल हैं, एक डिस्टेंस से सेपरेट हैं, तो वो कैसा फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म पर कांस्टेंट, एक जैसा, यूनिफॉर्म एक जैसी। स्कूल में भी हम एक जैसी यूनिफॉर्म पहनते हैं, जो बच्चे होते हैं एक जैसी यूनिफॉर्म पहनते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं एक जैसी यूनिफॉर्म पहनते, मीन्स एक जैसा। तो यहाँ पर कांस्टेंट, तो टॉर्क ऑन ए डाइपोल। अब टॉर्क की बात करेंगे हम, तो टॉर्क क्या है, वो फोर्स ही है एक तरह का, लेकिन एक डिस्टेंस पे लग रहा है तो उसमें टर्निंग इफेक्ट आ गया, नई चीज नहीं है टॉर्क। टॉर्क इज अ फोर्स विथ टर्निंग इफेक्ट, क्योंकि वो डिस्टेंस पे लगा एक पॉइंट से, तो इसलिए टॉर्क की बात करेंगे। दो हैं, क्योंकि दो चार्जेस पे दो अलग अलग डायरेक्शन फोर्स लगाएंगे तो वो रोटेट करने की टेंडेंसी आएगी, तो हम इसलिए टॉर्क की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फील्ड किसी चीज से तो मिलकर बना होगा ना, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन्स से, फ्लक्स से, फ्लक्स से दिखाएंगे कहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है, कहाँ वीक है। गॉसेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स के फॉर्म में है, यानी फ्लक्स कितने के बराबर होगा अगर क्लोज सरफेस के अंदर रखेंगे, तो फ्लक्स जो निकलेगा उससे वो किसके बराबर होगा, और उसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे यहाँ पर। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहा था, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन चार्ज, वन कूलाम चार्ज, एक कूलाम चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। क्योंकि हम किसी चार्ज को फील्ड में रखेंगे तो फील्ड में रखने पर लाने के लिए क्या होगा, वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करना पड़ेगा तो वो उसकी एनर्जी में जमा हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, उसी को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और अगर वन कूलाम चार्ज की निकालेंगे तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस फील्ड के दो पॉइंट के बीच में, यहां पर पोटेंशियल अलग है, यहां पर पोटेंशियल अलग है, तो दोनों का डिफरेंस, मान लेते हैं बी बड़ा है, ये बड़ा है, बी बी इज ग्रेटर देन बी ए, तो ये डिफरेंस हो जाएगा, यानी यहां पर लाने में ज़्यादा काम करना पड़ा, यहां पर लाने में कम काम करना पड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक महत्वपूर्ण रिलेशन है, ग्रेडियंट वर्ड यहां पर आया। हम मार्केट में जाते हैं तो किसी भी चीज़ का दाम पूछते हैं, 1 मीटर कपड़े का दाम क्या है, 1 किलो चावल का दाम क्या है, 1 किलो चीनी का दाम क्या है,
तो ऐसे ही हम साइंस में भी, फिजिक्स में भी करते हैं। रेट यानी 1 सेकंड में कितना चला, एक सेकंड में क्या डिस्टेंस ट्रेवल की। एक तो ये रेट हो गया फंक्शन का, d/dt, टाइम रेट हो गया ये। और एक अगर हम रेट निकालें डिस्टेंस का रेट, यानी कोई चीज बदल रही है डिस्टेंस के साथ, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदल रही है, जैसे प्रेशर बदलता है, जैसे जैसे हम ओशन में डाउनवर्ड जाते हैं प्रेशर बदलता है, तो हम कहेंगे प्रेशर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बदल रहा है। तो यूनिट डिस्टेंस पे कितना बदल रहा है वो ग्रेडियंट हो गया। तो हम यहाँ पर ग्रेडियंट की बात करेंगे, यानी अगर हम फील्ड के इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाएंगे तो क्या बदल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, पोटेंशियल बदल रहा है। तो कैसे बदल रहा है, डिस्टेंस के हिसाब से। इनके बीच में डिस्टेंस है डेल्टा एक्स, तो कैसे बदल रहा है, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, यानी डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स निकालेंगे हम। यानी अगर 1 मीटर चेंज करेंगे डिस्टेंस तो कितना पोटेंशियल में चेंज आएगा, 1 सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो पोटेंशियल में कितना चेंज आएगा, ये हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट बताएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, अ डाइपोल, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पोटेंशियल निकालेंगे हम डिफरेंट, एक सिंगल चार्ज का, एक डाइपोल से, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारे चार्जेस हैं, फिर पोटेंशियल कैसे पैदा होगा, कितना होगा, और इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ऐसी सरफेस जिसके सभी पॉइंट का पोटेंशियल एक जैसा है। तो वो सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रेडियंट वही बताएगी आपको, डायरेक्शन बताएगी ग्रेडियंट की, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बताएगी। ये नॉर्मल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अब देखिए यहाँ पोटेंशियल की बात कर दी, तो पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे 2 चार्जेस को पास पास लाने में कितना वर्क करना पड़ा। एक अगर ऑलरेडी फील्ड के अंदर था, दूसरे को हम अगर बाहर लाए, फील्ड के बाहर से दूसरे पॉइंट पर लाए, तो उनको असेंबल करने में या सिस्टम बनाने में कितना एनर्जी, कितना वर्क डन हुआ, उसको हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक डाइपोल की एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, यानी उसको रोटेट करने में या उसको लाने में, फील्ड के अंदर लाने में कितना हम वर्क हमने किया, उसको हम करेंगे। फिर बात करेंगे हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की। कंडक्टर्स मीन्स जो चार्ज को कंडक्ट करेंगे, यहाँ चार्ज कंडक्टर की बात हो रही है। इंसुलेटर मीन्स जो चार्ज को अपने में से नहीं जाने देंगे। और डाइलेक्ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चार्ज को तो अपने में से नहीं जाने देंगे, लेकिन इसमें एक घटना होगी जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। ये पढ़ना पड़ेगा हमको, पोलराइजेशन कैसे होगा और इसका इफेक्ट क्या होगा पोलराइजेशन का फील्ड पे, पोटेंशियल पर या डिफरेंट सिस्टम पे। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंसेस। अब चार्ज हमारे पास है, तो चार्ज को कैसे स्टोर करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे स्टोर करेंगे, कितनी स्टोर कर सकते हैं, वो हम कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेंगे और उनकी कैपेसिटेंसेस को कैलकुलेट करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। विदाउट डाइलेक्ट्रिक, एक बार एयर है दोनों प्लेट के बीच में और एक बार दोनों के बीच में कोई मीडियम रख दिया, डाइलेक्ट्रिक रख दिया, और कितनी एनर्जी ये स्टोर कर सकता है, यहाँ हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी स्टोर कर सकता है। फिर आते वान डी ग्राफ जनरेटर। ये एक मशीन है जिससे बहुत हाई पोटेंशियल, यानी मिलियन वोल्ट पोटेंशियल पैदा कर सकते हैं हम। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को लगा करके हम क्या कर सकते हैं, मिलियन वोल्ट पैदा कर सकते हैं। कहाँ काम आएगा ये मिलियन वोल्ट, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में काम आएगा। न्यूक्लियर रिएक्शंस में अल्फा पार्टिकल को ट्रिगर करने में, या ड्यूटेरियम को या प्रोटॉन को ट्रिगर करने में काम आएगा, और हमको न्यूक्लियर रिएक्शंस मिलेंगे, डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस मिलेंगी, उनकी स्टडी कर पाएंगे। उसके लिए ये वान डी ग्राफ जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10 मिलियन वोल्ट तक हम इससे वोल्टेज पैदा कर सकते हैं। अगली यूनिट है इलेक्ट्रिक कंडक्शन, यानी चार्ज इन मोशन की बात हम कर रहे हैं।
चार्ज इन मोशन की बात हम कर रहे हैं। पहले तो रेस्ट की बात की थी, इससे पहले रेस्ट में क्या क्या होगा, वो सारे कितनी घटनाएं होंगी, क्या चार्ज के साथ होगा, क्या चार्ज कर सकता है, वो सारी बात करेंगे। इलेक्ट्रिक कंडक्शन में चार्ज इन मोशन में क्या क्या होगा, तो हम जब चार्ज मोशन में होगा तो हम उसको कहेंगे, वो इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करेंगे, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को चार्ज का फ्लो मानेंगे और उसको हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक की बात करेंगे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटेलिक कंडक्टर। अब हम कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर में कैसे फ्लो होगा और उसके रूल्स क्या होंगे, कैसे होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर हम उस पर कोई फील्ड नहीं लगाते हैं, कोई पोटेंशियल नहीं लगाते हैं, कोई बैटरी नहीं लगाते हैं, तो उसका चार्जेस का मोशन कैसा होगा, और बैटरी लगाते हैं फिर मोशन कैसा होगा। फिर मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट, मोबिलिटी और उनका इलेक्ट्रिक करंट के साथ रिलेशन। मोबिलिटी मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में मोबिलिटी की हम बात करें, मोबिलिटी मीन्स ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यानी वन यूनिट फील्ड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है मोबिलिटी। तो हम इलेक्ट्रिक करंट के साथ उसका रिलेशन निकालेंगे। लॉरेंज ड्रूट थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। अब इस प्रिंसिपल को हम पढ़ेंगे, इस पर क्वेश्चन करेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की जो थ्योरी है लॉरेंज ड्रूट की थ्योरी है, और वीटमान, फ्रेंच लॉ एंड ओम्स लॉ, ये सारे के सारे पढ़ेंगे, जिससे हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन गवर्न होता है, यानी इलेक्ट्रिक कंडक्शन चलता है, किस तरह से चार्ज पे रूल लागू होते हैं, यानी लॉ है एक किस्म से। ये लॉ, हम लॉ की बात करेंगे यहाँ पर। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी हम घरों में खर्च करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे घर में तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च करते हैं और हम बिल देते हैं यूनिट के हिसाब से, उसके बारे में बात करेंगे। पावर की बात करेंगे, डिफरेंट अप्लायंसेज हम यूज़ करते हैं तो उनकी अलग अलग पावर होती है। साउंड सिस्टम की अपनी इलेक्ट्रिक पावर है, हीटर की अपनी इलेक्ट्रिक पावर है, गीजर की अपनी इलेक्ट्रिक पावर है, तो इलेक्ट्रिक पावर, बल्ब की अपनी है, तो हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, रेजिस्टेंस मतलब एक तरह से अपोजिशन, बाधा की बात हम कर रहे हैं। हर्डल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मीन्स अगर यूनिट लेंथ है, यूनिट एरिया है, उसमें कितनी बाधा आएगी उसकी बात करेंगे। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का ठीक उल्टा है, अब रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम जिसको हम कहते हैं। कार्बन रजिस्टर्स की बात करेंगे। छोटे छोटे रजिस्टर हमने देखे होंगे जिनमें इस तरह के रजिस्टर्स होते हैं और कलर कोडिंग होती है यहाँ पर, ग्रीन और इस तरह की धारियाँ आपको दिखती हैं ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। इनके बारे में बात करेंगे, इनकी धारियों के मीनिंग क्या है और हम रेजिस्टेंस इससे कैसे फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट कलर कोडिंग से। तो कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस की बात करेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगा, बढ़ेगा, घटेगा, कंडक्टर्स में क्या होगा, किस तरह से बढ़ेगा, एलॉयज में क्या होगा, ये सारी बातें करेंगे हम। किरचॉफ लॉज एंड इट्स एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम करंट भी निकाल सकते हैं, दो पॉइंट के बीच में सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो हम किरचॉफ लॉ के एप्लीकेशन करेंगे। और दो एप्लीकेशन है, एक्चुअली जितने भी लॉज हैं वो कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं। तो किरचॉफ के जो दो लॉ हैं वो एक चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। दोनों का हम यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, यानी जो हमारे पास नेटवर्क होगा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, उसमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, करंट निकालेंगे हर ब्रांच में, और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट पॉइंट के बीच में फाइंड आउट करेंगे। अगला हमारा यूनिट आता है 9th यूनिट पहले पेपर का, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बायोट-सावर्ट लॉ की बात कर रहे हैं, यानी अगर किसी कंडक्टर से, वायर से करंट जा रही है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, बी हम उसको डिनोट करते हैं। तो उसके क्या नियम हैं, वो नियम की बात करेगा बायोट-सावर्ट लॉ। किस रूल के तहत मैग्नेटिक फील्ड, यानी कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, मैग्नीट्यूड की बात करेगा, और उसके एप्लीकेशंस को हम यहाँ पर देखेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे हम बायोट-सावर्ट लॉ को। एम्पियर लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ से भी और जनरल लॉ है हमारे पास, एम्पियर लॉ, और उसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में एक मूविंग चार्ज को रख दिया,
देखिए चार्ज इन मोशन होगा तभी मैग्नेटिज्म होगा, करंट का मतलब चार्ज इन मोशन, तभी मैग्नेटिज्म होगा। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज नहीं रखेंगे, खाली स्टैटिक चार्ज रख देंगे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो दोनों का चार्ज रेस्ट में है चाहे मोशन में है, ये फील्ड इफेक्ट दोनों को करेगा, चार्ज इन मोशन एंड एट रेस्ट दोनों को इफेक्ट करेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चार्ज इन मोशन को ही इफेक्ट करेगा, उसी पे फोर्स लगाएगा। फिर हम साइक्लोट्रॉन की बात करेंगे। हम किसी चार्ज पार्टिकल को कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं, उसकी एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हैं, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हैं। हमें न्यूक्लियस पे बम्बार्ड करना है, गोल्ड न्यूक्लियस पे रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, तो हमें बहुत हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल चाहिए, अल्फा पार्टिकल चाहिए या दूसरे प्रोटॉन चाहिए। उनको हम एक्सेलरेट कैसे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी कैसे, एनर्जी कैसे देंगे उनको, तो ये साइक्लोट्रॉन में हम पढ़ेंगे। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर कोई है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स कैसे लगेगा, वो हम बात करेंगे। उसके क्या नियम होंगे, कैसे लगेगा, उसको कैलकुलेट करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, सेम डायरेक्शन में करंट है या अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रही है I1 I2, तो इनके बीच में कैसे फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा। जो हम वायर लाइन ले जाते हैं डिफरेंट पोल्स के बीच में, उनके बीच में हम ये प्लेट लगा देते हैं ऐसे, ताकि ये क्या होगा, क्यों लगा देते हैं, इसका कारण जानेंगे हम यहाँ पर इसके के साथ। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यानी हम करंट को डिटेक्ट करने के लिए किसी सर्किट में करंट है या नहीं है, किस डायरेक्शन में है, उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर को यूज़ करते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम करंट को डिटेक्ट कर लेते हैं, उसकी डायरेक्शन को डिटेक्ट कर लेते हैं, और मैग्नीट्यूड रफली यानी प्रेजेंस को हम निकाल लेते हैं, ज़्यादा है कम है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू मेजर नहीं कर पाते। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, अमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। गैल्वेनोमीटर को कैसे करेंगे कन्वर्ट, और वोल्ट मीटर यानी वोल्टेज नापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए सर्किट में, तो गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले गैल्वेनोमीटर है क्या, इसके बारे में समझेंगे, उसके एपरेटस के बारे में, उसके डिज़ाइन के बारे में, कैसे वर्क करता है, कौन से प्रिंसिपल है, इस पर बात करेंगे। करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी अगर किसी लूप में करंट फ्लो कर रही है तो ये एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। कैसे करेगा, इसके बारे में बात करेंगे, तभी जाकर के हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर पाएंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व कर रहा है, एटम में, तो एटम में भी क्या हो रहा है, एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है, मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट है, तो वो कैसे हो रहा है इलेक्ट्रॉन के कारण, वो हम उसको देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, उसके क्वेश्चंस करेंगे। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चंस हैं, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे, कॉन्सेप्ट के भी करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे, और काम इजी हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। मैग्नेटिक डाइपोल है, यानी ये मैग्नेटिक डाइपोल है, यानी बार मैग्नेटिक हमने ले लिया तो मैग्नेटिक डाइपोल है, तो इसकी एक्सिस क्या हो गई, नॉर्थ साउथ को ये एक्सिस हो गई, और ये परपेंडिकुलर लाइन होगी सेंटर से जाने वाली, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर। तो यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पैदा करेगा ये बार मैग्नेट, तो हम इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में। टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अब इसी मैग्नेट को अगर हमने किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, उसके बारे में बात करेंगे। फिर डायापैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी जो मटेरियल्स हैं, आयरन है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, निकिल है, कोबाल्ट है, यानी इससे इनसे मैग्नेट बना लेते हैं, ये मैग्नेट इनको अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स है, क्या हैं, कैसे बनते हैं, कौन कौन से मटेरियल्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे विद एग्जांपल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मैंने अभी आपको बताया, करंट कैरिंग लूप,
एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेट की तरह काम करती है, तो उसी से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। बहुत सारे लूप को हम इकट्ठा कर लेते हैं और हम इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी एक हम यहाँ पर कोई इंसुलेटिंग, हमने कोई सिलेंडर ले लिया और इसमें हमने क्या कर दिया, बहुत सारे वायर को रैप अप कर दिया, ये देखिए, और इनमें करंट पास कर दी, तो ये क्या होगा, ये एक बार मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। करंट पास कर दी तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, बार मैग्नेट। तो ये कौन कौन से फैक्टर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। अगली यूनिट है 10th यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये भी बहुत ही मज़ेदार यूनिट है, इजी कैलकुलेशंस होती हैं और आराम से इसमें क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी करंट पैदा हो जाना मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो यहाँ पर फैराडे ने हमको ये बताया, तो फैराडे लॉ आते हैं यहाँ पर, इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कितना ईएमएफ पैदा होगा, कितनी करंट पैदा होगी, और लेंज लॉ मीन्स डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में करंट और ईएमएफ पैदा होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। फिर एडी करंट्स है, इसका यूज़ करते हैं इंडक्शन चूल्हा में, आप यूज़ करते हैं इसको खाना पकाने के लिए बिना फ्लेम के, तो एडी करंट्स फ्लो करती हैं। इसके कारण हम कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं, फर्नेसेज होती हैं, बहुत सारी मेटलर्जी में हम काम करते हैं, जहाँ पर हमको बहुत हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करना होता है, वहाँ पर हम एडी करंट्स का यूज़ करते हैं। और सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, इंडक्शन की बात करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट, दो तरह की करंट है, एक डायरेक्ट करंट है और एक अल्टरनेटिंग करंट है। डीसी डायरेक्ट करंट हमारी सिंपल है मैम, तीन चीज, एक यानी जो हमको सेल से मिलेगी, बैटरी से मिलेगी, हमारे साथ कमिटमेंट कंप्लीट कराना है, वही मतलब ये वर्बल बाइक की बैटरी से, स्कूटर की बैटरी से, वही हो। या बहुत सारे सिस्टम में आपके घर में इन्वर्टर लगाया उसमें भी बैटरी है। सेल है, जो सेल आप टॉर्च में डालते हैं या रिमोट में लगाते हैं, वो डायरेक्ट करंट देते हैं आपको, क्योंकि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव फिक्स होता है। अगर कोई सेल है तो इसका नेगेटिव नीचे है और पॉजिटिव यहाँ पर एक पीतल की सी ब्रास की टोपी होती है, प्लस लिखा होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका फिक्स है, पॉजिटिव नेगेटिव फिक्स है, यानी ये डायरेक्ट करंट है। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में फिक्स नहीं है, यानी ये बदलती रहती है पोलैरिटी। तो कैसे होगा ये हम देखेंगे, इसको ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे पैदा होगी इसको भी बात करेंगे। पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कैसे पैदा होगी ऑल्टरनेटिंग करंट, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, पीक का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, और आरएमएस यानी जैसे आपको मैं एवरेज है एक तरह से, जैसे कोई अगर आपका एक कोई भी कोर्स का स्टार्ट करवाता क्योंकि अगर किसी चीज़ का एवरेज लेंगे, मान लेते हैं ये कोई फंक्शन है, इसका एवरेज ले लिया मैंने टी पीरियड में, तो ये जितना पॉजिटिव साइड में है उतना ही नेगेटिव साइड में है, तो इसका एवरेज तो जीरो आ जाएगा। हम डीसी के अकॉर्डिंग इसका एवरेज नहीं निकाल सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्चुअल एवरेज निकालना पड़ेगा। तो वर्चुअल एवरेज कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो देखिए वो आप लास्ट में क्या करते हैं, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस, ये हो जाता है। अब जो रेजिस्टेंस आपने सुना था वो रेजिस्टेंस थोड़ा सा उसमें ऐड हो गया, अब यहाँ पर क्या हो गया, एक इंडक्टर भी आ जाएगा, तो वो चीजें खत्म हो जाती है। फिर हमारा कैपेसिटर जो भी आ जाएगा, बचेगा वो होगा कोर्स कंप्लीट का, इंडक्टर भी आ जाएगा, और एक रेजिस्टेंस आपने इस तरह से बनाया होगा जैसे बच्चे तो अभी सर्किट में रेजिस्टेंस, अगर केवल रेजिस्टेंस हो तो रेजिस्टेंस होगा सर्किट में, लेकिन अगर ये भी लगा देंगे हम, इंडक्टर भी और कैपेसिटर भी, यानी कॉइल भी लगा देंगे और कैपेसिटर भी लगा देंगे, तो वो रिएक्टेंस और इम्पीडेंस पैदा होने लग जाएगा। और इस तरह से LCR सीरीज सर्किट, L फॉर इंडक्टर, C फॉर कैपेसिटर, R फॉर रजिस्टर, उनको सीरीज में और पैरेलल में लगाएंगे सर्किट में, तो कैसे हम उनका एनालिसिस करेंगे, कैसे उसमें इम्पीडेंस कैलकुलेशन करेंगे, रिएक्टेंस कैलकुलेशन करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और रेजोनेंस की बात करेंगे हम फिर यहाँ पर, मैकेनिकल रेजोनेंस भी है, पहले हमने देखा था रेजोनेंस वर्ड, और यहाँ पर भी हम रेजोनेंस का मतलब है फ्रीक्वेंसी मैचिंग, दो चीज़ की फ्रीक्वेंसी को मैच करना, उसको हम कहते हैं रेजोनेंस। कैसे मैच होगी इसको भी हम देखेंगे। पावर इन AC सर्किट, AC सर्किट में पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में बात करेंगे इसमें।
लिया है मतलब क्योंकि नहीं मैंने खुद हेल्प करा बहुत वॉटलेस करंट, मैंने कई 2-3 यानी करंट तो फ्लो कर रही है लेकिन पावर खर्च नहीं हो रही है, जैसे इंडक्टर में होता है। अगर फुल साइकिल में देखेंगे तो करंट तो फ्लो करेगी लेकिन हम कहेंगे कि वॉट खर्च नहीं हो रहा है। इसीलिए जो ट्यूब लाइट होती है उनमें चोक कॉइल, अब तो वाली ट्यूब लाइट शायद रिप्लेस हो गई है, लेकिन पहले एक चोक कॉइल होती थी। तो चोक कॉइल में क्या होता है, पावर यूज़ नहीं करती है लेकिन वो वोल्टेज को बढ़ा देती है, स्टार्टर की तरह काम करती है। तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं वॉटलेस करंट। एसी जनरेटर, यानी एसी कैसे, ऑल्टरनेटिव करंट कैसे पैदा करेंगे उनका जनरेटर। डीसी तो हमने केमिकल मिलाया, एक बैटरी बनाई, परसेंटेज मैम जब आप मेरे को demo देंगे, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स को मिला करके डिफरेंट तरह के सेल्स और बैटरी बनती हैं। जैसे आप लिथियम बैटरी लेते हैं मार्केट में अपने फ़ोन के लिए, ऐसी एसिड ग्लेड बैटरी लेते हैं आप अपने स्कूटर के लिए, बाइक के लिए, स्कूटी के मैं सर लिए। के एक बार तो एसी जनरेटर वो तो मैं आके और करूँगी पूरा यानी जो एसी को पैदा करेगा, एंड ट्रांसफार्मर, ये हमने डिफरेंट लोकेलिटी में देखे हैं ट्रांसफार्मर। ये डिस्ट्रीब्यूशन के काम आते हैं, वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आते हैं, ले जाने के काम आते हैं। किसको? एसी वोल्ट को, डीसी नहीं। एसी वोल्ट को एक जगह से दूसरे का ट्रांसफ़र करने में और हाई को लो वोल्टेज करने में, लो को हाई वोल्टेज करने में, ये काम हम इससे लेते हैं ट्रांसफर। इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। अगली यूनिट है, लास्ट यूनिट जो फर्स्ट चैप्टर की है, दैट इज मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिसिस्ट जो फिजिक्स वाले होते हैं वो क्या करते हैं, मैथमेटिक्स को एज ए टूल यूज करते हैं। टूल, हम कैसे यूज करना है औजार को, ये एक मिस्त्री को मालूम होना चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स को ठीक से समझ लेंगे तो आप आराम से फिजिक्स कर पाएंगे। तो उसमें क्या है, वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस। पहली बात है वही, कैलकुलस का मतलब है वेक्टर अलजेब्रा, यानी वेक्टर्स के बारे में, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, रिजोल्यूशन, ये सब सीखेंगे। वेक्टर कैलकुलस, फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सीखेंगे उसका। गॉस थ्योरम सीखेंगे, डाइवर्जेंस कर्ल्स और ग्रीन थ्योरम, डाइवर्जेंस कर्ल्स, कोई फील्ड कैसा रोटेट करेगा। देखो मैट्रिसेस की बात करेंगे कि जैसे पूरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे, यूनिट की मेथड, हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करेंगे, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की बात करेंगे। ये आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स जो है, मींस आइगन वैल्यूज का मतलब कुछ वैल्यूज हैं जो परमिटेड हैं, उनकी बात करेंगे। वेक्टर्स की वैल्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी की कुछ वैल्यूज हैं या मोमेंटम की वैल्यूज हैं, मोमेंटम की वैल्यूज हैं, वो कुछ परमिटेड हैं, सर्टेन वैल्यूज हैं, वो आइगन वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। उनकी मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। स्पेशल फंक्शन की बात करेंगे, लीजेंड्रे बेसल फंक्शन की बात करेंगे, और इनके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, कहाँ यूज होगा इसके बारे में बात करेंगे। हर्माइट, लेगुरे फंक्शंस की बात करेंगे, टेंसर की बात करेंगे, यानी जो स्केलर और वेक्टर हम बात कर रहे थे अभी तक हम, ये जीरो ऑर्डर का टेंसर है, टेंसर ऑफ जीरो ऑर्डर का टेंसर है, और ये फर्स्ट ऑर्डर का टेंसर है वेक्टर। तो हायर ऑर्डर के जो टेंसर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। कोवेरिएंट टेंसर्स के बारे में बात करेंगे, कोवेरिएंट एंड मिक्स्ड टेंसर्स की बात करेंगे। जो आइंस्टीन की रिलेटिविटी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें टेंसर्स बहुत यूज होता है, स्पेस साइंस में बहुत यूज होता है। एप्सिलॉन एंड क्रिस्टोफर एंड रिसी टेंसर, इनके बारे में बात करेंगे, कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, कैसे इनके क्वेश्चंस उनको सॉल्व कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पेपर, जो 150 मार्क्स का है, और 150 मार्क्स हैं, 150 क्वेश्चंस हैं, और हर क्वेश्चन का वेट 1 मार्क का है। लेकिन ध्यान रहे कि नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए बहुत हमको सावधानी से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। 3 आवर्स का पेपर है, 3 आवर्स मीन्स 180 मिनट, 3 आवर्स मीन्स 180 मिनट। तो 180 मिनट में 150 क्वेश्चंस करने हैं। तो यानी 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, यानी हमको अपनी मैथमेटिक्स को, अपने कॉन्सेप्ट को ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम देखते ही उसका सॉल्यूशन निकाल पाएँ,
अब हम जो क्वेश्चंस आएंगे वो एमसीक्यू टाइप में आएंगे। तो एमसीक्यू सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो आप सॉल्व करिए जल्दी से, ट्रिक से सॉल्व करिए, और एक कई बार क्या होता है कि 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो लागू नहीं होते हैं, तो एक ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होता है। एंड कल हम अगला पेपर डिस्कस करेंगे, उसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे और क्या क्या सीखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम कुछ कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस के साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे, फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम देखेंगे 1 मिनट में एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये हमको एक्सपर्टाइज करनी पड़ेगी, तभी जा करके हम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। थैंक यू। हो गया पूरा।